नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर गर्मा गर्म में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिन में मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ईडी की मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल ईडी की प्रयागराज यूनिट ने गाजीपुर और लखनऊ में दर्ज केसों के आधार पर ये एफआईआर दर्ज की है। मुख्तार पर काली कमाई के जरिए अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है। ऐसे में ईडी मुख्तार की अवैध संपत्तियों की जांच करेगी और उनका पता लगाएगी। मुख्तार पर विधायक निधि से 25 लाख रुपए के गबन का भी आरोप है। इसके साथ ही मुख्तार की मां, पत्नी और बेटी की संपत्ति की भी जांच होगी। खबर है कि मुख्तार की संपत्ति की जांच देश के साथ विदेशों में भी की जाएगी। फिलहाल मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। और बातचीत करने के लिए सर्वेश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, मुख्तार की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब ईडी और कुछ मामलों में आरोप दर्ज कर एफआईआर दर्ज कर लिया है, तो किस तरह की जांच अब आगे मुख्तार के खिलाफ? देखिए, मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के माफिया कहे जाते हैं, बड़े माफिया हैं और अभी हाल में ही उन्हें पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया है। लेकिन उनके खिलाफ ईडी की प्रयागराज यूनिट ने जो मुकदमा दर्ज किया है वो गाजीपुर और लखनऊ में जो दर्ज मुकदमे हैं उसके आधार पर किया गया है। और उन पर आरोप है कि विधायक निधि का भी 25 लाख रुपए का उन्होंने जो है गबन किया है। तो इस हिसाब से जो है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और उनके खिलाफ जो है अब ये कार्रवाई होगी और जांच होगी। उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं, जो अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति है, उसकी जांच की जाएगी। इसके साथ साथ विदेशों में, पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी उनकी कुछ संपत्ति बताई जा रही है, उसकी भी ईडी जांच करेगी। और इसके साथ साथ इस दायरे में उनकी पत्नी और बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। और जहां जहां भी उनकी अवैध संपत्तियां हैं उसकी जांच ईडी करेगी और उसके बाद उन पर शिकंजा और कसने की तैयारियां योगी सरकार कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश, जानकारी देने के लिए। तो मुख्तार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब ईडी ने एक एफआईआर और दर्ज की है और अब जांच के दायरे में मां और बेटे भी शामिल बताए जा रहे हैं और विदेशियों की संपत्ति भी अब ईडी के रडार पर है। और 3 जुलाई को उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान होना है, लेकिन उससे पहले जिला पंचायत सदस्य के अपहरण का मामला अब सामने आ गया है। आरोप है कि रायबरेली पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद शरीफ को जबरन भरे बाजार से उठा लिया। इसका आरोप गुरुबख्शगंज पुलिस पर लगा है। बताया जा रहा है कि लालगंज रायबरेली रेलवे क्रॉसिंग के पास से पुलिस ने एक प्राइवेट कार में मोहम्मद शरीफ को जबरन बिठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों को लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए मोहन इस वक्त रायबरेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहन, अगर पंचायत चुनाव की बात की जाए, खास तौर पर अध्यक्ष पद की, तो इसमें कोई भी कुछ भी करने को तैयार और आमादा दिखाई दे रहा है और अब ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। तो अब इसको लेकर किस तरह की बात, किस तरह की कार्रवाई? जी नीलू, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, तो पहले तो अभी भी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन कह रहा है ये झूठी तस्वीरें हैं और उनका कहना है कि जिला पंचायत सदस्य की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा दी गई है। और ये जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद शरीफ नाम के बताए जा रहे हैं, जो अपना इलाज कराने के लिए बिना सुरक्षा कर्मी को बताए हुए कहीं जा रहे थे। इसी को चलते इनको जो है पुलिस जबरदस्ती एक अपहरण करने का प्रयास कह सकते हैं। जिस तरीके से जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रही, वो तरीका बता रहा है कि कहीं न कहीं पुलिस की मंशा पर एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से एक प्राइवेट गाड़ी में दिन दहाड़े जिस जबरदस्ती बैठाना, अगर कोई आदमी बीमार है तो उसको अस्पताल एक सम्मानजनक तरीके से भी ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया जा रहा है। पूरी रोड पर जाम लगा है। और उसके मोहन, बाद आप लोग तो वहां फील्ड में आप लोग तो रहते हैं, तो क्या पहले से सुरक्षा पुलिस की थी कि अचानक ही पुलिस बड़ी एक्टिव हो गई और सुरक्षा की बात कर रही है? नहीं, रायबरेली में जो 52 जिला पंचायत सदस्य हैं उनको पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा दी गई है और उन्हीं की सुरक्षा में जिला पंचायत सदस्य हैं। लेकिन कल जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई कि एक जिला पंचायत सदस्य कहीं
वो बीमार था, वो अपने आप को दिखाने जा रहा था, इलाज के लिए अस्पताल जा रहा था। और ये बात जब उसने अपने सुरक्षा कर्मी को बिना बताए वो जा रहा था, तो जब ये बात स्थानीय थाने को पता चली तो पूरी फोर्स के साथ गुरबख्शगंज थाने की पुलिस जो है लालगंज थाने में जाती है और दिन दहाड़े जिस तरीके बिल्कुल, से तो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था जरूर देती है, लेकिन इस तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकती जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और वैसे तो उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए सेमीफाइनल के तौर पर इसे देखा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी पार्टियां विधानसभा चुनाव को देखते हुए सक्रिय दिखाई देने लगी है। आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने की तैयारी कर ली है, जिसको देखते हुए आम आदमी पार्टी 1 महीने में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस अभियान को आम आदमी पार्टी 8 जुलाई से 8 अगस्त तक चलाएगी, ताकि लोगों को पार्टी के संगठन से जोड़ा जा सके और उसके बलबूते उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दमखम दिखाया जा सके। वैसे पार्टी ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ है। राज्यभर की पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अब तक बात नहीं बनी। पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी पर संजय सिंह ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्यों को वोट देने के लिए धमकाया जा रहा है, साथ ही खरीद फरोख्त के साथ सत्ता का दुरुपयोग भी किया जा रहा है। ऐसे में हमारी पार्टी मांग करती है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को प्रत्यक्ष तौर पर कराया जाए। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी उनका समर्थन करेगी। और उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी मुकुल गोयल आज अपना कार्यभार संभाल लेंगे और इस दौरान प्रशांत कुमार उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी को उनका पदभार सौंप देंगे, क्योंकि प्रशांत कुमार को कार्यकारी डीजीपी बनाया गया था। ऐसे में मुकुल गोयल राजधानी लखनऊ पहुंचकर प्रशांत कुमार से डीजीपी का चार्ज लेंगे और आज से ही अपनी जिम्मेदारियों को देखना शुरू कर देंगे। खबर है कि दोपहर 12:30 बजे के करीब मुकुल गोयल डीजीपी का चार्ज लेंगे। दरअसल 30 जून को उनके नाम का ऐलान हो गया था, लेकिन बीएसएफ में तैनाती होने के चलते कार्यभार संभालने में थोड़ा वक्त लग रहा था, क्योंकि बीएसएफ से कल ही केंद्र सरकार ने रिलीज किया है, इसलिए आज वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। मुकुल गोयल के उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनने की सूचना जैसे ही मुजफ्फरनगर पहुंची तो मुजफ्फरनगर में लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुकुल गोयल मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। लोग मुकुल गोयल की मां हेमलता गोयल को बधाई देने वालों का तांता लग गया है। लोग मिठाई बांटकर खुशी का इजहार करने लगे। मुकुल गोयल की मां ने बताया कि मुकुल बचपन से ही बेहद सरल स्वभाव के हैं और मेहनती हैं। अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा के बिना कुछ होता नहीं और बाकी फिर उसकी मेहनत है। शुरू से देश की सेवा कर रहा है। अच्छा, शुरू से कितने मेहनती हैं मुकुल जी? वो शुरू से ही मेहनती है। जैसे एक कहावत है ना कि ऊँट के पैर पानी में दिख जाते हैं, वो बचपन से ही जब से संभाली तब से मेहनती है, तब से सीरियस है और अपना काम सीने से करता है। हम सबका आशीर्वाद इसके साथ हमेशा बना। वहीं शामली में भी मुकुल गोयल के परिजन बेहद खुश हैं। शामली में गोयल का पैतृक निवास है। जैसे ही उनके डीजीपी बनने की खबर पहुंची, मिठाइयां बांटकर लोग खुशियां मनाने लगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, शामली शहर के लिए गर्व की बात है। पूरा गर्व है शामली शहर को, बहुत खुश हैं सभी लोग और हम लोगों का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। परिवार में बहुत खुश है सब लोग। इतनी खुशी है कि इसका वो नहीं किया जा सकता। मुकुल गोयल बेहद तेज तर्रार ऑफिसर हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो बेहद ही मिलनसार हैं। अपने सरल स्वभाव के कारण वो लोगों का दिल जीत लेते हैं। यही वजह है कि उनके जानने वालों में उनके डीजीपी बनने से खुशी की लहर दौड़ गई है। दिनेश पवार के साथ शाहनवाज राणा, न्यूज़ 18। और पुलिस भर्ती बोर्ड ने 5,805 पदों पर सिपाहियों की भर्ती के लिए रास्ता अब साफ कर दिया है। कल पुलिस भर्ती बोर्ड ने रिजल्ट जारी कर दिया। इस परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को सीएम योगी आदित्यनाथ आज नियुक्ति पत्र बांटकर सम्मानित करेंगे। दरअसल सरकार ने 3012 पदों पर जेल वार्डर के लिए
सिपाहियों के चयन किया था, जबकि महिला जेल वार्डर के लिए 626 लड़कियों का चयन किया गया है और फायरमैन के पद के लिए 2065 सिपाहियों की भर्ती की गई है। वैसे योगी सरकार बनने के बाद से अब तक 1,43,581 पदों के लिए भर्ती हो चुकी है, जिनमें 1,23,317 पुरुषों का चयन हुआ है, जबकि 20,000 लड़कियों को भी जगह मिली है। इसके अलावा कई और पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अंदर कलह बढ़ती चली जा रही है। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अब तक कई नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। अब एक और मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता कोनार्क दीक्षित ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने पार्टी ऑफिस में मारपीट की। उनके साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी आरोप है। और सोनभद्र में जमीन की धोखाधड़ी के मामले में कांग्रेस के पूर्व एमएलसी राजेश पति त्रिपाठी और उनके बेटे पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी समेत 42 लोगों के खिलाफ मंडिहान थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेताओं पर गोपालपुर में 9,000 बीघा सोसाइटी की जमीन की धोखाधड़ी का आरोप है। सोनभद्र में उम्भा घटना कांड के बाद जमीन मामले में हुए खेल को उजागर करने के लिए योगी सरकार ने एसआईटी बनाई थी और इसी एसआईटी ने गोपालपुर सोसाइटी समेत मंडिहान क्षेत्र की 4 सोसाइटियों की जमीन की जांच की थी। एसआईटी की जांच में ही जमीन में गड़बड़ी उजागर हुई, जिसके बाद केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए। 17 जुलाई 2019 को सोनभद्र में जमीन के विवाद में 11 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्रियों ने जमीन से जुड़े विवाद खत्म करने के लिए हर पहलू की बारीकी से जांच करने के आदेश दिए थे। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। सोनभद्र में हुए उम्भा कांड के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी कृषि सहकारी समितियों की जांच के आदेश दिए थे। उस जांच में गोपालपुर सहकारी समिति मिर्जापुर में घोटाले सामने आए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी लोकेश पति, राजेश पति और उनके परिवार के नाम एफआईआर दर्ज हुई है। घोटाला सैकड़ों एकड़ भूमि का हुआ है। अर्थात अगर घोटाले और भ्रष्टाचार की बात हो और कांग्रेस का नाम न आए, ये संभव नहीं है। और अयोध्या में जमीन खरीदने और बेचने को लेकर जिस तरह की अनियमितता सामने आई, उस पर सियासी दलों ने जमकर शोर मचाया। लेकिन अब इस पर गोविंद देव ने ट्रस्ट को क्लीन चिट दे दी और उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ सियासी दलों ने सियासत करने के लिए बदनाम करने की साजिश रची है। अगर उनका सियासी हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं था तो सबसे पहले ट्रस्ट के सामने आकर बात रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने सियासी फायदे को देखते हुए बदनाम करने की साजिश रची। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन के कथित घोटाले पर कामेश्वर चौपाल के ट्रस्टी स्वामी गोविंद देव गिरी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों के मन में राम की भक्ति का भाव होता और मंदिर बनाने के लिए सद्भावनाएं होती तो इनका कर्तव्य था कि आकर हमसे मिलते, पूछते और खुद कागज दिखाते, और समाधान नहीं होता तो उसके बाद मीडिया में जाकर इन बातों को प्रसारित करते। किसी भी प्रकार से आप अपने मन के मन में भ्रम निर्माण मत होने दीजिएगा। इन लोगों के अंतःकरण में यदि राम जी की भक्ति का कुछ भी भाव होता और मंदिर बनने के लिए इनकी सद्भावनाएं होती तो इन लोगों का कर्तव्य था, इन लोगों का शिष्टाचार था कि वे आकर के हमसे मिलते, हमें कहते, हमें पूछते, आकर के स्वयं कागज देखते और अपना यदि समाधान नहीं होता है तो उसके पश्चात कहीं मीडिया में जाकर के और लोगों के सामने ला करके इन बातों को प्रचारित करते, तब हमें भी आपत्ति नहीं होती। स्वामी गोविंद देव गिरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने किसी प्रकार के शिष्टाचार का पालन नहीं किया। इससे साबित होता है कि इनके मन में कोई राजनीतिक भावनाएं जरूर हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह कानपुर आ जाएंगे, जहां पर एयरफोर्स अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इसके साथ ही कई और कार्यक्रमों में भी राजनाथ सिंह हिस्सा लेंगे। इसके बाद 3 जुलाई से राजधानी लखनऊ का दौरा रहेगा, जहां पर कई कार्यक्रमों में भी रक्षा मंत्री हिस्सा लेने वाले हैं।
और गाजीपुर बॉर्डर पर जारी किसान प्रदर्शन के बीच बुधवार को हंगामा हो गया और इस मामले में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से पुलिस को एक शिकायत मिली है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। दरअसल किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि किसानों ने बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, जबकि किसानों ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया है। जिस तरह से बात की जाए किसानों की शिकायत पर अब एफआईआर हुई है। पहले बीजेपी की शिकायत पर एफआईआर हुई थी। परसों की बात है। हम आपको बता दें कि बुधवार की जब गाजीपुर बॉर्डर में बीजेपी नेता के स्वागत के लिए कार्यकर्ता पहुंचे थे, वहां पर अचानक किसान पहुंच गए, काले झंडे दिखाने लगे और आपस में बीजेपी कार्यकर्ता और किसानों के बीच झड़प भी हो गई। इसके बाद बीजेपी ने एक तहरीर दी, एफआईआर दर्ज की। अज्ञात किसानों के खिलाफ 200 ऐसे किसान थे जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद किसान भी थाने पहुंचे और अब कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ किसानों की तरफ से यहां पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। और एनआईए दरभंगा ब्लास्ट की जांच कर रही है और इसी कड़ी में हैदराबाद से 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं जो शामली के रहने वाले हैं। ऐसे में अब एनआईए शामली में बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। कई लोग एनआईए के रडार पर हैं। खुलासा यह भी हुआ है कि शामली के रहने वाले सलीम को दरभंगा ट्रेन ब्लास्ट के लिए पाकिस्तान से हवाला के जरिए 1,60,000 मिले थे और इसी ने हैदराबाद से गिरफ्तार इमरान और नासिर को रिक्रूट किया था। आरोपी सलीम कई बार पाकिस्तान जा चुका है। उधर एनआईए को इमरान और नासिर की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है और टीम दोनों को पेशी के लिए दिल्ली लेकर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दोनों की पेशी पटना कोर्ट में हो सकती है। और धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। सरकार लगातार इस मामले में एक्शन लेने का काम कर रही है, जिसके लिए साध्वी निरंजन ज्योति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कह रही हैं। वृंदावन पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने धर्मांतरण पर हो रही कार्रवाई को लेकर सीएम योगी का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब धर्मांतरण कराने वालों की पोल खुल रही है। केंद्रीय मंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि सेकुलर लोग क्यों चुप हैं, विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। धर्मांतरण का विरोध होना चाहिए। ये धर्मांतरण तो सिलसिला पहले से था। मैं बधाई देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने कठोरता से कदम उठाया है और धर्मांतरण करने वालों की अब पोल खुल रही है। अब मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, देश के जितने भी सेकुलर लोग हैं इस विषय पर क्यों नहीं बोलते। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति वृंदावन आई, जहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन भी किए। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। और आजमगढ़ में अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। एसपी नेता दीपक पांडे की अगुवाई में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने साइकिल मार्च भी निकाला। ये यात्रा मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के शेरपुर कुटी, परसूपुर, पारूपुर, जिगरसंडी, करता और कादीपुर, दौलताबाद, रामपुर, भुजही होते हुए अभिलाषण में जाकर खत्म हुई। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के खिलाफ प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।